गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय से संबंधित कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस कविता का भावार्थ समझाने वाला हूँ और फिर अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा जो आप चाहें तो अपने अनुसार उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान और फसल दोनों ही कविताएं नागार्जुन द्वारा लिखी गई हैं। सबसे पहले यह दंतुरित मुस्कान के बारे में मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। आप पुस्तक खोलकर इस कविता को निकालें और अलग अलग भागों का मैं अलग अलग भावार्थ समझाऊंगा। तो आप यदि पुस्तक में देखें तो आपको आसानी होगी समझने में। यह दंतुरित मुस्कान का पहला भाग तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान से लेकर बांस था कि बबूल तक का। इस भाग में कवि को बच्चों के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। शायद इसीलिए वह कहता है कि तुम्हारे नए निकले दांतों की मुस्कान एक मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देगा। अर्थात इस मुस्कान को देखकर तो जीवन से निराशा और उदासीनता लोगों के हृदय से पूरी तरह से मिट जाएगी और उसके जगह हृदय में प्रसन्नता खिल उठेंगे। कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघल जाए, अर्थात पत्थर हृदय वाले कठोर हृदय वाले व्यक्ति जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो उनका मन भी कोमलता से भर जाएगा और वो विनम्र बन जाएंगे। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी सहृदय बन जाएगा, अर्थात कोमल हृदय वाला बन जाएगा। इसका दूसरा भाग तुम मुझे पाए नहीं पहचान से लेकर तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान तक। कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। शायद इसी कारण तुम लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह आगंतुक की तरह मुझे देखे ही जा रहे हो। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार तुम लगातार मुझे देख रहे हो तो शायद थक गए होगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे न कराती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच मध्यस्थता का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हें इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त न कर पाता। अब इसका आखिरी भाग धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य से लेकर मुझे लगती बड़ी ही छविमान तक। कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे के साथ मिला है, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। मैं तो सदैव बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं एक अपरिचित ही रहा, मैं एक अतिथि हूँ, इसलिए मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है। मेरा तुमसे कोई संपर्क रहा ही नहीं, इसीलिए शायद तुम मुझे अजनबियों की तरह देख रहे हो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है, जिन्होंने मुझे पंचामृत पिलाया, इसलिए तुम उनका साथ पकड़कर मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे हो। जब तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों से मिल रही है
तब तुम मुस्कुरा देते हो और उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगती है, अर्थात छविमान लगती है। बच्चों, अब फसल फसल का पहला भाग है एक के नहीं, दो के नहीं से लेकर हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म तक। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को उगाने के लिए प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होना आवश्यक है। इसलिए कवि कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियों ही नहीं और एक दो नदियों ही नहीं बल्कि अनेक अनेक नदियाँ अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती है। उसमें केवल एक दो मनुष्यों का ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम मिलता है और उसमें केवल एक दो खेतों का ही नहीं बल्कि हजारों हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म मिलता है। तब खेतों में लहलहाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही यह सृजन संभव है, अर्थात प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग के कारण ही लहलहाती फसल खेतों में उगने के काबिल बनती है, अर्थात वह खेतों में उगती है। इसका दूसरा भाग है फसल क्या है से लेकर सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का तक। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। इससे इसी से सृजन संभव होता है। इसीलिए कवि कहता है कि फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिससे फसल की सिंचाई हुई थी। वह तो लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी कंदली या फिर अलग अलग प्रकार के मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया गया था। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ स्वरूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली या फिर उसके कारण ही वह अपना भोजन पा सका। साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग है। इस प्रकार इन सब के सहयोग से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। तो बच्चों, यही था दंतुरित मुस्कान और फसल का भावार्थ। इसमें कुछ शब्द है जो कठिन शब्द है, इसके अर्थ लिखे गए हैं पाठ के अंत में, आप चाहें तो उसे देखें जिससे आपको आसानी होगी। अब मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलने जा रहा हूँ, यदि आप उसे लिखें तो आपका अच्छा अभ्यास हो सकता है। साथ ही अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर तो आप लिखेंगे ही, तो कुछ अतिरिक्त प्रश्न इस प्रकार से हैं। कवि अपने आप को अन्य कहकर क्यों संबोधित करता है? मैं फिर से दोहराऊंगा, कवि अपने आप को अन्य कहकर क्यों संबोधित करता है? दूसरा प्रश्न है, फसल नदियों के पानी का जादू किस प्रकार है? इस बात को स्पष्ट कीजिए। फसल नदियों के पानी का जादू किस प्रकार है? इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये दो प्रश्नों के उत्तर आप यदि चाहें तो लिखें और मुझे उम्मीद है कि इस पाठ के सार से या भावार्थ से आपको बहुत मदद मिलेगी प्रश्न उत्तर लिखने में या समझने में। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।